गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट आपको मैं पढ़ के बताती हूँ। इसमें यश ने एक टेस्ट दिया जिसमें उसके 40 नंबर आए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाए। यदि उसके सही उत्तर के 3 अंक मिले और गलत उत्तर का 1 अंक काटा जाए तो उसके 40 नंबर आते हैं। अब यदि मार्किंग स्कीम को बदल दिया जाए और सही उत्तर के लिए उसे 4 अंक दिए जाएं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाएं तो उसके 50 अंक आते हैं। हमें ये बताना है कि पेपर के अंदर कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन थे। तो हम जैसा कि अंदाज़ा लगा पा रहे हैं क्वेश्चन से कि कुछ सवालों का जवाब यश ने गलत दिया और कुछ सवालों का जवाब उसने सही दिया। हमें नहीं मालूम कि उसने कितने सवालों का उत्तर सही दिया और कितने सवालों का उत्तर गलत दिया। तो हम मान लेते हैं कि यश के सही उत्तरों की संख्या x है और गलत उत्तरों की संख्या y है। तो कुल मिलाकर कितने प्रश्न हुए? x + y। उसने सभी प्रश्न अटैम्प्ट किए थे, कोई भी क्वेश्चन उसने छोड़ा नहीं था। तो सभी सही उत्तर जो उसने दिए वो x और गलत उत्तर दिए y। तो टोटल कितने प्रश्न हो गए पेपर में? x + y। अब पहली शर्त के अनुसार यदि यश को सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले, देखिए 3 से हमने गुना किया क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए उसे 3 अंक मिले हैं। 3 × x क्या था? सही उत्तरों की संख्या। मान लीजिए 5 उसने उत्तर सही दिए हैं तो 3 × 5 = 15, तो यानी 3x। जितना भी x होगा यानी जितने भी उत्तर सही होंगे उसे 3 से गुना कर दी और उसमें से घटा दिया जो उसके गलत उत्तर थे। हर एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कट रहा है उसका, तो 1y, यानी जितने उसने गलत किए हैं उतने ही नंबर उसके कम हो जाएंगे। तो ये पहली समीकरण बन गई 3x - y = 40। इसी प्रकार जो दूसरी शर्त हमें दी गई है कि सही उत्तर के लिए उसे 4 अंक मिले, तो 4x हो गए टोटल मार्क्स कि अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन सही है तो 5 चौके 20 नंबर हो गए। तो सही उत्तरों के लिए उसे कितने नंबर मिल गए? 4x। और हर एक गलत उत्तर के लिए उसके 2 अंक काटे जाने हैं, तो 2y ये उसके कट गए। कुल मिला के ये 4x मार्क्स उसे सही के लिए मिले और 2y गलत के लिए कट गए, तो इसलिए हमने घटा दिया। तो 4x - 2y और उसके कुल मिला के अंक आते हैं इस विधि से 50। तो ये 2 स्थितियां हमें दी गई हैं। अब 2 समीकरण हम बना चुके हैं, इन्हें हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने कई विधियां सीखी हैं। तो अब इसमें हम समीकरण 1 से y का मान ज्ञात करने जा रहे हैं। y को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 40 को इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन गया 3x - 40 = y। अब y की ये वैल्यू हम समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। तो ये समीकरण 2 है, इसमें 4x - 2। अब y की जगह पे y की वैल्यू 4x - 2 और y के प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो है 3x - 40। तो ये आ गया 50। ये देखिए 4x - 2y = 50। 4x - 2 ये y की वैल्यू है बराबर 50। अब 4x - 3 दूनी 6x + 80 = 50। ये 2 से दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद आ गया ये। अब 4x - 6x, x वाली टर्म्स को हम इकट्ठा करेंगे तो ये बन गया -2x। 80 को दूसरी तरफ ले गए थे तो 50 - 80 ये हो गया -30। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आ गया 30/2 यानी कि 15। अब x का ये मान हम समीकरण 3 में भर रहे हैं। तो x की जगह पे हमने 15 लिखना है। 3 × 15 - 40, 3 × 15 - 40 ये लास्ट लाइन में बराबर y। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 × 45 - 40 = y। तो 45 में से 40 गए 5, तो 5 = y, यानी x की वैल्यू आ गई 15 और y की वैल्यू 5।
तो कुल मिला के टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमें बताना है। टेस्ट में प्रश्न थे x + y, जितने उसने सही दिए प्लस जितने उसने गलत आंसर दिए। तो 15 + 5 यानी कि 20। तो टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन थे। ये 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट था। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो स्थान हैं ए और बी जो आपस में 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं, और जब कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल याद करनी है। तो दोनों कारें दोनों ही स्थितियों में एक ही जगह से चल रही हैं, एक ही स्थान से। एक कार ए से और एक कार बी से। ए और बी दो जगहों के नाम हैं। तो जब वो कारें एक ही दिशा में चलती हैं, पहले हम पहली स्थिति ले लेते हैं। ए, जैसे ये बिंदु ए बनाया तो ये स्थान ए है, ये स्थान है बी। दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं। तो इस स्थिति में हम समझ पा रहे हैं कि यदि इन कारों को एक ही जगह पर मिलना है तो कार एक से जो कार चल रही है उसकी स्पीड बी से चलने वाली कार से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो उसे पकड़ के उसके बराबर आ पाएगी। तो ऐसी स्थिति में तुलनात्मक चाल घट जाएगी। यानी अगर ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हम मानते हैं और बी से चलने वाली कार उसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, तो तुलनात्मक चाल होगी x - y। x में से y को घटाना पड़ेगा। x हमने a की स्पीड मानी है, तो a की स्पीड, a से चलने वाली गाड़ी की स्पीड जब ज़्यादा होगी तभी वो उसे पकड़ेगी। तो ये रिलेटिव स्पीड है, आपस में तुलनात्मक चाल है। जब इसमें से ये घटाएंगे तभी रिलेटिव आएगी। यदि दोनों विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे आपस में। देखिए सेकंड स्थिति में ए इधर और बी इस तरफ, तो जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो बहुत जल्दी मैच हो जाएंगी। इन दोनों की स्पीड्स ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी कि जितनी इसकी स्पीड है जितनी इसकी है, दोनों ने मिलकर दूरी तय की। अब इसमें ये स्पीड्स घटती हैं। तो इस केस से, सेकंड केस से आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा कि हाँ, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वो जल्दी मिलेंगी, यानी उनकी स्पीड बढ़ गई एक तरीके से। इसे कहते हैं तुलनात्मक चाल। और यहाँ पर क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल रिलेटिवली कम हो जाएगी। तो तुलनात्मक चाल हो गई x - y। और आप जानते हैं कि समय गुना चाल बराबर दूरी होता है। तो यहाँ पे हमने इसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट किए। समय 5 घंटे लगते हैं, चाल है x - y और दूरी है 100 किलोमीटर, क्योंकि ए और बी दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। तो समय गुना चाल बराबर दूरी, इस फॉर्मूले से हमने लिख दिया। ये 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा 100/5 यानी कि 20। तो x - y बराबर 20, ये पहली समीकरण बन गई। अब दूसरी स्थिति से दूसरी समीकरण आएगी हमारे पास कि यदि कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, उनकी स्पीड्स ऐड हो जाएंगी। तो तुलनात्मक चाल हो गई x + y। फिर वही फॉर्मूला लगा दिया कि वो फिर 1 घंटे में ही मिल जाती हैं, यानी समय 1 घंटा है तो समय गुना चाल बराबर दूरी। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया तो x + y बराबर 100। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, x - y बराबर 20 और x + y बराबर 100। अब हमें इन्हें हल करना है। इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x बराबर 120। तो x बराबर 120/2 यानी कि 60। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 थी x - y बराबर 20, तो x की जगह x की वैल्यू आ गई, x - y बराबर 20। x की वैल्यू है 60, वो हमने पुट कर दी है। 60 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -y बराबर 20 - 60 यानी -40। तो y बराबर 40। तो यानी जो कार ए से चल रही है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, x माना था उसे हमने, और जो कार बी से चल रही है उसकी चाल है
40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमें ज्ञात करना था, दोनों कारों की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फोर्थ का 5th पार्ट। उसकी स्टेटमेंट आपको मैं सबसे पहले बता दूं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ यानी लंबाई और चौड़ाई। हमें 2 कंडीशंस दी गई हैं जिसमें हम लंबाई और चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर रहे हैं और उससे जो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला असर है वो हमें बताया गया है। तो हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई x इकाई है। इसमें कुछ भी बताया नहीं हुआ, सारा क्वेश्चन में इकाई लिखा हुआ है। इकाई का मतलब है कि मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। तो आयत की लंबाई x इकाई मान ली और चौड़ाई y इकाई। तो इस हिसाब से आयत का क्षेत्रफल हो गया xy वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से यदि लंबाई को 5 कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। फिर से सुनिए, यदि लंबाई को 5 कम कर दिया जाए, ये लंबाई को 5 कम कर दिया, चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए, ये बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो ऐसा करने से जो लंबाई और चौड़ाई आई उनकी हमने गुना की तो क्षेत्रफल आ गया। तो क्षेत्रफल पहले से 9 कम हो जाता है। पहले क्षेत्रफल था XY, अब क्या हो जाएगा? उससे 9 कम, 9 घटा दिया। ये एक समीकरण बन गई। इसे अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर ली और उसके बाद सभी टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड में हमने शिफ्ट कर लिया। फिर XY से XY कैंसिल हो जाता है। उसके बाद पहले X वाली टर्म, फिर Y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन है कि यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, दोनों को बढ़ा रहे हैं, तो लंबाई को 3 बढ़ाने से ये हो गया x + 3, चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया तो ये हो गया y + 2। तो लंबाई और चौड़ाई, जो नई लंबाई और नई चौड़ाई, उन दोनों की गुना कर दी तो क्षेत्रफल आ गया। अब ये जो क्षेत्रफल आया है ये पहले वाले क्षेत्रफल से 67 ज़्यादा है, XY से 67 ज़्यादा है। 67 उसमें हमने ऐड कर दिया। अब ये सेकंड कंडीशन आ गई। इसे भी पहले वाले की तरह ही हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके XY कैंसिल हो जाता है, फिर पहले X वाली टर्म, फिर Y वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। हल करने की बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहें तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर सकते हैं। उसके लिए आप समीकरण 1 को 2 से गुना कीजिए और 2 को 3 से गुना कीजिए। इसी तरीके से y के कोफिशिएंट्स को भी इक्वल किया जा सकता है या किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट की जा सकती है। मैंने इसे वज्रगुणन विधि से हल किया है। तो वज्रगुणन विधि में x, y 1 लिख लेते हैं। उसके बाद 23 12 मैंने आपको वज्रगुणन विधि में सिखाया था। 23 12 क्या है? पहले सेकंड टर्म्स, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। तो ये इस मेथड से हम इसे लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले सेकंड टर्म लिखनी है। सेकंड मतलब y के कोफिशिएंट्स -5 3। उसके बाद थर्ड टर्म यानी -6 -61, ये लिख दिया हमने। फिर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट यानी 3 और 2, ये लिख दिया 3 2। एंड देन लास्ट में सेकंड टर्म -5 और 3, जिससे शुरू होता है उसी पे ख़त्म होता है, -5 3। अब ये एरोज़ हमने पुट कर लिए। एरोज़ पुट करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करनी है इनकी, तो उसे सिंप्लीफाई करेंगे। x y और 1 था, अपॉन में आ गया x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की 305 -18। इसी तरीके से इनकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस ये, फिर इनकी मल्टीप्लाई माइनस ये हमने लिख लिया। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 305 × 18 323, ये 171, ये 19।
दो दो करके कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और लास्ट ले लिया। तो फर्स्ट और लास्ट लेने से x बटा 323 बराबर 1/19, तो x बराबर आर पार गुना कर दी, 323 ऊपर 323 बटा 19, ये आ गया 17। इसी तरीके से इधर 171 दूसरी साइड पे लेके गए, तो 171 बटा 19 यानी कि 9, यानी x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू 9। तो अतः आयत की लंबाई वो हमने जो x मानी थी 17 इकाई और चौड़ाई 9 इकाई। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.6 की, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।